नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल दरअसल दिया है कोरोना और नेता। लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ूं, इस विषय को और भी ज्यादा विस्तार से आपके सामने रखूं, आपके साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूं और आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं इस देश के उन नेताओं से, इस देश के सिस्टम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। और यह प्रश्न यह है कि क्या आपने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान किसी भी नेता को या किसी भी विधायक को, किसी भी मंत्री को, हम समावेश के तौर पर चलिए एक नेता का नाम ले लेते हैं, नेता को आपने क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर वेंटिलेटर की कमी के कारण या जीवन रक्षक दवाओं की कमी के कारण या आईसीयू बेड की कमी के कारण या इलाज ना मिल पाने के कारण, क्या आपने उसको तड़पते हुए देखा? क्या आपने उसको या उसके परिजनों को रोते और बिलखते हुए देखा? क्या अधिकारियों के समक्ष या फिर डॉक्टरों के सामने रोते बिलखते हुए देखा, उनके हाथ पैर जोड़ते हुए देखा कि हमें ये तमाम चीजें दे दीजिए? नहीं देखा होगा और ना ही आप देखेंगे कभी। क्यों? उसका सिंपल रीजन यह है कि उनके पास पैसा है, धन है, उनके पास शक्ति है। उनके लिए अगर इस देश का सबसे बेहतरीन निजी अस्पताल, अगर वो भी वहां पर उनको इलाज मुहैया नहीं करा सकेगा, तो उनके लिए लॉकडाउन में भी या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद भी हो तो भी उनको विदेश भेजा जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा, क्योंकि वो माननीय है। लेकिन इस प्रकार की प्रिविलेज, इस प्रकार की सुविधाएं मेरे और आपके पास नहीं है, एक सामान्य भारतीय के पास नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास क्या है दोस्तों? हमारे पास है वो तमाम प्रिवेंटरी मेजर्स, हमारे पास है प्रिकॉशंस और हमारे पास है प्रिपेयर्डनेस। हम कितना प्रिपेयर हैं, हम कितने अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस को अपने जीवन में अपना रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स को ले रहे हैं, अपना रहे हैं, यह डिसाइड करता है कि हम आने वाले समय में किस प्रकार से खुद को स्थापित कर रहे हैं, खुद के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं और अपने परिवार को भी किस प्रकार से हम सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है, उस पर मैं वापस लौटूंगा दोस्तों। बीते दिनों, और यह बहस तब छिड़ी जब एक व्यक्ति ने और एक जज ने, बल्कि मुख्य तौर पर जब उन्होंने एक टिप्पणी करी। और देखिए विडंबना कि जज साहब ने निवेदन किया है, जज साहब ने आग्रह किया है, जज साहब ने कोई निर्देश पास नहीं किया या आदेश नहीं दिया है। चलिए, लेकिन हम स्वीकार करते हैं, न्यू इंडिया में ऐसी तमाम चीजें होंगी, आपको आदत डालनी होगी। लेकिन जज साहब ने बड़ी सेंसिबल बात की, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, एक फैसला पढ़ते हुए, सुनाते हुए, कि उन्होंने आगे जाके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से यह निवेदन किया उन्होंने कि दरअसल अगर हो सके तो आप कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए आप चुनावी रैलियों को कैंसिल कर दीजिए, बंद कर दीजिए, प्रचार प्रसार दूरदर्शन के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उन्हें टाल दिया जाए, जो कि प्रस्तावित है आज से कुछ ही महीनों में, चंद महीनों में, कपल ऑफ मंथ्स में आप देखेंगे कि चुनाव शुरू भी हो गए होंगे और डेट्स भी आना कमोबेश अगले महीने शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा बेसिकली कि आप चुनाव को स्थगित कर दीजिए, अन्यथा हो सकता है कि ये जो लहर है इसके और भी ज्यादा गंभीर परिणाम हम सबको भुगतने को मिले ओमिक्रॉन के। और उस पर बहस छिड़ गई दोस्तों। सोचिए, जज साहब की टिप्पणी, शेखर कुमार यादव साहब जो जज साहब हैं, माननीय न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिन्होंने ये बात कही, क्या इनकी बात में आपको कोई भी चीज गलत लगी? क्या आपको इनकी बात में लेश मात्र का भी संदेह दिखा? नहीं, बल्कि एक संदेश दिखा कि इस देश में आने वाले समय में क्या हो सकता है, जिसकी भविष्यवाणी या जिसकी आशंका या जिसकी चेतावनी इस देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ दे रहे हैं, इस देश के बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, इस देश के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन
इस देश में एक अलग ही लेवल की बहस छिड़ गई है, जो कि इस देश के नेताओं के द्वारा छेड़ी गई है। बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है यूपी में, उनकी एक साजिश हो सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयुक्त की तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से कहा गया कि वो अगले महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, फिर वो चर्चा या बात को आगे रखेंगे, और उससे पहले उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक भी है, तो फिर उसके बाद विचार विमर्श करके हम ये निर्णय लेंगे। यानी इस देश में अभी भी आप कह सकते हैं कि जो संख्या बल होता है, एक नंबर होता है ना संख्या, उसको हम कितना बड़ा माने और कौन सी स्थिति में उसको गंभीर माने, उसको लेकर हमारे देश में कोई भी स्पष्टता नहीं है। सबके सब अनिश्चितता में डूबे हुए हैं, सबके सब अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। जो सत्तारूढ़ है वो इस स्वार्थ में डूबा हुआ है कि किसी प्रकार से हम, जब तक चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हो जाती, ऐलान नहीं हो जाता, उससे पहले जितना हो सके हम बांटते रहे चीजों को, जितना हो सके हम जनता के हित में काम करते रहे, या जितना हो सके हम ये दिखाते रहे एटलीस्ट कि हम किसी चीज का लोकार्पण कर रहे हैं, किसी चीज का हम शिलान्यास कर रहे हैं। विपक्ष ये चाह रहा है कि भाई किसी प्रकार से हमें एक प्रकार से एक ऐसी छवि पेश की जाए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल जीरो है, और हम जब आएंगे तो हम रामराज्य ला देंगे, हम तस्वीरों को पूरी तरीके से पलट देंगे और हम ही आ रहे हैं, और अगर चुनाव नहीं होते तो ये फिर उनकी साजिश है। यानी सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसी के भी तर्कों में जनता नहीं है, आप नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण आप देख लीजिए कि अभी कल उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन्स बांटे गए, टैबलेट्स बांटे गए, या जो भी कुछ बांटा गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बांटे गए, उसमें कितने बच्चे आए थे आपने वो देखा होगा। ये जितने भी लोग आए हैं, या इससे भी पहले जो भी तमाम रैलियां हुई हैं या होने वाली हैं या हो रही हैं, उसमें आपको भीड़ के द्वारा कहीं पर भी आपको मास्क पहने हुए वो लोग नहीं दिखेंगे। और अगर इतनी भीड़ आपको बुलानी ही है तो फिर उनको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ये सारे चोचले क्यों देने? जब इतनी भीड़ आपने बुला ली तो फिर आप मास्क पहने, या आप पूरी की पूरी आप कह लीजिए बोरा ओढ़ लीजिए अपने ऊपर, या कंबल ओढ़ लीजिए अपने चेहरे पर, रजाई ओढ़कर आ जाइए, आपको होने वाला है कोविड। और ऐसी जगह पर आप उम्मीद करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी थोड़ा सा भी पालन होगा? नहीं हो सकता। वहां हवा नहीं जा पा रही दो लोगों के बीच में, आप सोच रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का? तो सीधा उदाहरण आपने देखा रैलियों के नाम पर। रैलियों के नाम पर ये लोग जो भीड़ जुटा रहे हैं, जो ये लगातार अलग अलग जिलों में रथ निकाल रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ सकता है, पड़ने वाला है मुझे लगता है। क्योंकि हमने बड़ी बेशर्मी के साथ, हमारे राजनेताओं ने ये सीखा नहीं कि बिहार में क्या हुआ, बंगाल में जब चुनाव हुए, समेत जो और अन्य राज्यों में चुनाव थे, उसके बाद किस प्रकार से सुपर स्प्रेडर के तौर पर कोरोना की वेव्स आई, उससे कोई कुछ नहीं सीख रहा है। और देश में, या आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर मैं नेताओं को इतना क्यों कोस रहा हूं, तो कारण है हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख कह लीजिए, एक बड़े तबके को मैं कह रहा हूं, या मासूम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, कि वो रोटी सब्जी या पूरी सब्जी के लिए, या रायते के लिए, या शराब के लिए, या एक राजनीतिक दल का कपड़ा मिल जाए उनको, या झंडा मिल जाए उनको, या टोपी मिल जाए उनको, या झंडा मिल जाए, उसके लिए वो उस रैली में आते हैं। चाय बिस्कुट नमकीन मिल जाए 3 टाइम की, तो वो उसके लिए रैलियों में आके भीड़ बढ़ा रहे हैं। आपने किसी भी राजनेता को देखा कि वहां पर वो मंच पर खड़ा होकर रैली में ये निवेदन कर रहा हो कि आप सभी मास्क पहने, या आप सभी शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को नियमित रूप से धो? नहीं देखेंगे आप, क्योंकि नेताओं के लिए केवल आप और हम एक वोट बराबर हैं। और ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना ही बेहतर होगा। 7.5 दशक होने वाले हैं स्वतंत्र हुए हमारे मुल्क को, हमारे देश को, और जब से इस देश में चुनाव शुरू हुए हैं उसके बाद से जनता की हैसियत केवल एक वोट के बराबर है। इन नेताओं को आपके स्वास्थ्य की तनिक भी परवाह नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने, तमाम सरकारें जो इस देश के भीतर, राज्य की सरकारें हो या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें हो, उनको चिट्ठी लिखकर यह बात कही कि अगर आप हो सके तो आप नाइट कर्फ्यू लगाएं। जिसके बाद आप देखिए रहे बीते दिनों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। या फिर आप देखें तो कई सारे जो अन्य राज्य हैं उसमें जो, या फिर पूरे पूरे राज्य में, या फिर प्रमुख शहरों में, वहां पर न्यू ईयर, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के जो सेलिब्रेशन है, जो पार्टियां हैं, उनको स्थगित कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट जितने भी सार्वजनिक
जो स्थल है, चाहे सिनेमा थिएटर हो, चाहे पब्स हो, बार्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, उनको 50% की कैपेसिटी पर, क्षमता पर ऑपरेट करने की अनुमति दी है। शादी समारोह में भी सीमित संख्या में लोगों को ही अनुमति दी है। लेकिन चुनावी रैलियों में आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग आप बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना दोपहर में नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आता ये बात। मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि ऐसी कौन सी स्टडी है, ऐसा कौन सा नुस्खा है, ऐसे कौन सा मंत्र है इन राजनेताओं के पास, इन राजनीतिक दलों के पास, कि इन्हें दरअसल यह दिखता है कि दिन में तो कोरोना आएगा नहीं, दिन में हम हजारों लाखों की भीड़ को बुलाएंगे, उनके बीच में कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, उनके चेहरे पर एक मास्क नहीं होगा, एक रुमाल नहीं होगा, और तब कोरोना कहेगा नहीं भाई मैं यहां नहीं आऊंगा, अभी तो मैं छुट्टी पर हूं, मैं रात में आऊंगा क्योंकि मुझे रात में निकलना पसंद है। कोई नुस्खा है क्या? कोई सर्वे निकला है क्या? कोई स्टडी आई है क्या? मैं सीधे तौर पर ये नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, स्पष्टता रखिए, या तो आप बुलाइए या आप ना बुलाइए, या तो आप लगाइए या आप ना लगाइए। आप दोपहर में रैली कर रहे हैं, आप रात में, जब ऑलरेडी ठंड का मौसम चल रहा है, शीतलहर चल रही है उत्तर भारत में, जब तमाम लोग अपने घरों में होते हैं, तब आप कह रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। और जब सब तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर होते हैं, आप रैलियां कर रहे होते हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं जी खुलेआम घूमिए आप। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं तो और क्या है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, इनको डूब कर मर जाना चाहिए कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत की महान जनता से भी कि भारत की महान जनता, आप थाली बजा रहे हैं, आप दिए जला रहे हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं, मैं विद्रोह करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं विरोध करने की बात कह रहा हूं। अरे अगर कोई रैलियों में आता है, रैलियों में आपको बुलाता है कुछ लालच के बहाने, तो आप उस रैली में चले जाएंगे? अरे अपने परिवार का, अपने आप का तो सोचिए। एक बहुत ही आसान चीज होती है मास्क, बहुत ही सरल उपाय है ये, सुरक्षा कवच है हम लोगों का। मास्क तक पहनने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। अपने हाथों को नियमित रूप से धोने की बात कितनी बार कहें लोग, कोई नहीं उठा रहा, उसको कोई नहीं कर रहा। बाजारों में भीड़, इस कदर भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद क्रिसमस पर बाहर गया था, एक मॉल में गया था, उसके बाद एक मार्केट में मैं गया, और वहां पर मैंने स्पष्ट तौर पर देखा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या जाहिल गंवार अनपढ़ हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खुलेआम घूम रहे हैं। इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होगा जिसके ऊपर मास्क, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। और पहली वेव के दौरान तो लोगों ने कोरोना को कुछ नहीं समझा, लोगों को लगा कि भाई हम तो शायद जादू टोना से, या फिर कह लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी अपने आप में बहुत मजबूत है तो हम बच जाएंगे। फिर सेकेंड वेव आई तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, तो लोग पेड़ के नीचे बैठना शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि ऑक्सीजन डायरेक्ट वहां से आएगा। और तो और आप ये देखिए कि आपकी सरकारों ने, हमारी सरकारों ने, चाहे विधानसभाएं हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने कितनी सरलता के साथ हमारे जितने भी लोगों की मौत हुई है, जितने भी पूर्वज नहीं, माफ कीजिएगा, जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनको किस प्रकार से डिसोन कर दिया। किसी भी विधानसभा में, एक दो राज्यों को छोड़कर, या किसी भी संसद के सत्र में जो भी आयोजित हुए, उसमें बेशर्मी के साथ इन नेताओं ने बोला कि किसी भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है, उसे उन्होंने कोरोना के कारण स्वाभाविक मृत्यु बता दिया। ऐसे नेताओं को हमने वोट दिया है, ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि ये आपके लिए व्यवस्थाएं करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से 400 से अधिक केसेस देश में हो चुके हैं, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये फैल चुका है, और अभी तो ये रिपोर्टेड केसेस हैं। असलियत में कितने केसेस होंगे तो अभी नहीं पता, क्योंकि इसकी जो फैलने की जो गति है वो डेल्टा से ज्यादा है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम है, उससे हल्के सिम्टम्स हैं, और मैक्सिमम केसेस में तो एसिम्टोमेटिक हैं। कुछ 180 के करीब लोगों पर एनालिसिस किया गया है, रिपोर्ट रिसर्च की गई है, उसमें यह आंकड़ा निकल कर आया कि 91% ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोजेस उनको लग चुकी है, फिर भी उनको कोरोना हो, ये ओमिक्रॉन हो गया। 27% के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब मैं और आप क्या करेंगे? इसीलिए आप देखिए कि देश के अलग अलग राज्यों में अब प्रतिबंध लगना शुरू हो गया, और नाइट कर्फ्यू लगाना उसी तरीके का है कि भाई आप कोई भी उदाहरण आप देख लीजिए,
फिलहाल मेरे दिमाग में इस समय उदाहरण नहीं आ रहा, लेकिन नाइट कर्फ्यू से आप देखिए ना, नाइट कर्फ्यू का मतलब ही यही है कि भाई सिग्नल है और सिग्नल ऑन है, रेड लाइट है, लेकिन फिर भी कोई मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं खड़ा हुआ है। और जैसे ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़ा हो जाएगा, सभी लोग सिग्नल पर रुक जाया करते हैं। तो नाइट कर्फ्यू लगाने का औचित्य क्या है? आपको रात में नाइट कर्फ्यू आप लगा देंगे और दोपहर में आप कह देंगे या सुबह से आप कह देंगे कि भाई हम रैलियां भी करेंगे, हम कुछ भी और तमाम चीजें करेंगे, सारी कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन रात में सारे लोगों पर यह कानून, आम जनता पर यह कानून लागू होगा, राजनीतिक दलों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में अब ओमिक्रॉन का संकट बढ़ रहा है। डेल्मिक्रॉन का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। ओमिक्रॉन ऐसा वायरस है जिसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हुई हैं। टोटल वायरस में 50 से ज्यादा इस वेरिएंट में म्यूटेशंस हुई हैं। ये खतरनाक हो चुका है। ये डेल्टा से कई गुना ज्यादा स्पीड से फैलता है। इसकी जो R0 वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक संक्रमित व्यक्ति जो ओमिक्रॉन से संक्रमित है वो 20 से 25 लोगों तक संक्रमण पहुंचा सकता है। इस समय देश में महाराष्ट्र सैकड़ा पूरा कर चुका है जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली उसके बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में कल 21 केसेस मिले हैं, आज 21 केसेस मिले हैं, माफ कीजिएगा। और इसी के साथ साथ देश में कोरोना संक्रमण जो अलग अलग जो अन्य वेरिएंट है वो भी अभी जारी है। 7,000 से ज्यादा केसेस अभी भी आ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, और बहुत सारे रिसर्चेस में ये भी आ रहा है कि फरवरी में जो तीसरी वेव है वो आएगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इनएविटेबल है वो, यानी निश्चित है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, मित्रों, जो बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मास्क जरूर पहनिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। आप ऑफिस में हैं, आप क्लोज स्पेसेस में, वर्क स्पेस में हैं, आपको अंदर मास्क पहनकर रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस बैठा हुआ है। कौन जब छींके, कौन जब खांसे, उसकी ड्रॉपलेट कहां तक जाएगी हमें नहीं पता। ऐसे में एक अच्छी क्वालिटी का आप मास्क पहनकर रखिए, डबल मास्क पहनिए, हाथों को नियमित रूप से धोइए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, वैक्सीन अवश्य लगवाइए। बूस्टर डोज को लेकर अभी भारत में अनिश्चितता है, स्पष्टता नहीं है। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पहले सबको हो जाए, सबको डबल वैक्सीनेशन हो जाए, फिर हम बूस्टर डोज की बात करेंगे। उसको लेकर रिसर्चेस भी चल रही हैं। लेकिन यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप के तमाम देशों में, अमेरिका में, अफ्रीका के कई देशों में यहां पर ओमिक्रॉन अब हजारों की संख्या में इनके केसेस सामने आ रहे हैं और वहां पर मौतें भी हो रही हैं। टोटल विश्व में अभी 25 से 30 मौतें हो चुकी हैं। आई थिंक 26 मौतें हुई हैं। तो स्थिति नाजुक हो रही है, और ये और भी ज्यादा तेजी से नाजुक हो रही है, क्योंकि भारत में मुझे याद है कि शायद 2 या 3 दिसंबर को पहला केस सामने आया था, और उसके बाद आप देखिए आज 25 दिसंबर और आज केसेस 400 के पार हो चुके हैं। अब कुछ लोगों के लिए 400 का आंकड़ा महज एक आंकड़ा होगा, छोटा सा आंकड़ा। उनको लगता होगा कि भाई केरल में केस आ रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, यूपी में केस आ रहे हैं तो बंगाल वाले सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, महाराष्ट्र में केस आ रहे हैं तो जम्मू वाले सोचेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं होता है। ये तो वो बातें हैं कि जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब कितने लोग हमारे बीच होंगे हमें नहीं पता। ऐसे में मास्क पहनिए और प्लीज अपने आप से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाइए, रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। सरकारों पर विश्वास मत कीजिए। इन लोगों ने फर्स्ट वेव के दौरान अपने हाथ खड़े किए, सेकेंड वेव के दौरान अपने हाथ खड़े किए, थर्ड वेव के दौरान भी ये लोग हाथ खड़े करने वाले हैं। ये मैं 100% आपसे कह रहा हूं। इनके लिए सिर्फ बिजनेस है और लोगों को समझना होगा। आपको पर्यटन करके, पर्यटन विभाग का आपको बजट नहीं बढ़ाना, उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं करना फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप पर्यटन विभाग का बजट बढ़ाएंगे तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी, उस तंत्र का भी बजट बढ़ाएंगे। अब आपके हाथों में है कि आप कुछ टाइम के लिए ट्रैवल को, अननेसेसरी ट्रैवल को स्थगित करते हैं या आप फिर अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। मैं बड़ी, आप कह सकते हैं कि बड़ी ही माजरत चाहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी सरकारें एक नंबर की निकम्मी हैं। ये लोग रैली करके चले जाएंगे, ही करके चले जाएंगे। इनका इलाज उत्तम श्रेणी का होगा। ये अगर विधानसभा में नहीं आएंगे, ये अगर कार्य नहीं करेंगे, अपने घर में बैठ जाएंगे, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देंगे, तो इनका कोई, इनकी नौकरी नहीं कटेगी या इनका पैसा नहीं कटेगा या इनकी कुर्सी नहीं जाने वाली। लेकिन अगर आप अस्वस्थ होकर अपने घर में बैठेंगे तो आपका डिडक्शन होगा आपकी सैलरी का। और कोरोना ने जब सब कुछ बदल दिया, हमारी पूरी लाइफ बदल दी, तो ये चुनाव क्यों नहीं स्थगित हो सकते?
क्यों नहीं चुनाव टाल दिए जा सकते? सब चीजें जब स्थगित हो गई, सारी चीजें जब रद्द हो गई, एक से एक महत्वपूर्ण चीजें, तो चुनाव कभी रद्द नहीं होंगे। आप लोकतंत्र बचा रहे हैं या लोगों को बचा रहे हैं? और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों को क्या अर्थी पर डालना चाहते हैं? क्योंकि इलाज की व्यवस्थाएं वैसी ही हैं, ज्यों की त्यों बरकरार है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और ये सरकारें पटल पर खड़े होकर, सदन में खड़े होकर कह देंगे कि किसी की मौत नहीं हुई। अगर किसी की मौत नहीं हुई ना, तो फिर आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों मंगवाए? आपने ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स क्यों मंगवाए बाहर से? आपने क्यों प्लांट्स का उद्घाटन किया? क्यों आप लोकार्पण कर रहे हैं? और उस दौरान जो डॉक्टर्स ट्वीट करते थे, जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो रो रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे क्या? जो परिजन थे वो झूठ बोल रहे थे? आज आप एक बार फिर से उन तमाम चीजों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इस देश की जनता नेताओं की तरफ देखती है, प्रभावशाली लोगों की तरफ देखती है कि वो कोई निर्णय ले, वो हमारा मार्गदर्शन करे, तो करिए ना, कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इस देश को एक बार फिर से उस स्थिति में लौटना होगा जो स्थिति हमने आज से 7-8 महीने पहले देखी थी। और इसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूं, आप भी हैं, और इस देश के सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो वो इस देश के नेता हैं, इस देश की सरकारें हैं। कोई भूल हो गई हो, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी लापरवाही अपने चरम पर है और एहतियातों का दामन लोगों ने छोड़ दिया है। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, हम सबको बुद्धि दे, और आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।